बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है हाफ लाइफ। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। तो हमारे टॉपिक का नाम है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी सबस्क्रिप्ट में 1/2। तो हाफ लाइफ की सबसे पहले हम डेफिनेशन को इजी वे के अंदर डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जिसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने मौजूदा नंबर ऑफ एटमों में से हाफ नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट कर दे, डिके कर दे या ख़त्म कर दे। तो उस टाइम पीरियड को हम नाम देंगे हाफ लाइफ का। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जिसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने मौजूदा नंबर ऑफ एटमों में से हाफ नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट कर दे, डिके कर दे या ख़त्म कर दे। तो उस टाइम पीरियड को हम नाम देंगे हाफ लाइफ का। तो मैंने डेफिनेशन में यही लिख रखा है, द हाफ लाइफ इज द टाइम पीरियड ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन विच हाफ ऑफ एटम्स डिके इज कॉल्ड हाफ लाइफ। मतलब ये है कि हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जिसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने मौजूदा नंबर ऑफ एटमों में से हाफ नंबर ऑफ एटम्स को डिके कर दे। तो उस टाइम पीरियड को हम नाम देंगे हाफ लाइफ का। अब आप क्लास 10th में भी एक डेफिनेशन पढ़कर आए हैं, वो ये है कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जिसमें एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने मौजूदा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में से हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट कर दे, ख़त्म कर दे। तो उस टाइम पीरियड को हम नाम देंगे स्टूडेंट हाफ लाइफ का। तो दोनों डेफिनेशन लिख रखी है, पहले तो मैंने आपको समझा दिया, अब दूसरे को डिस्कस करते हैं कि हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज डिसइंटीग्रेटेड इस कॉल्ड हाफ लाइफ। मतलब ये है कि हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हाफ बच जाता है, ठीक है, अपने मौजूदा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में से हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट कर दे, ख़त्म कर दे। तो ऐसे टाइम पीरियड को हम नाम देंगे हाफ लाइफ का। अगर स्टूडेंट अभी भी आपको समझ नहीं आई तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो स्टूडेंट, मान लो मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के पास 100 एटम्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट, उस वक्त कोई टाइम नहीं गुजरा होगा, ठीक है, रेडियो एक्टिव। तो हम ये मान लेते हैं कि 0 हाफ लाइफ है, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम 100 है। अब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद तो स्टूडेंट मौजूदा नंबर ऑफ एटमों में से हाफ नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट कर देंगे। तो मौजूदा है 100, तो इसका हाफ कितना बनेगा? 50 बनेगा फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद। तो फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद, ठीक है, फर्स्ट हाफ लाइफ, ठीक है, 1/2 1 फर्स्ट टी 1/2 का मतलब है फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद मौजूदा नंबर ऑफ एटम में से 100 है। तो इसका हाफ कितना बनेगा स्टूडेंट? 50 बनेगा। अब स्टूडेंट सेकंड हाफ लाइफ गुजरेगी। अब ये मौजूदा नंबर ऑफ एटम्स हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, अब इसी में से हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। तो सेकंड हाफ लाइफ, तो सेकंड आ गया और साथ में बच्चों हाफ लाइफ आ गई। तो सेकंड हाफ लाइफ गुजरने के बाद मौजूदा ये हैं, अब ये नहीं है,
अब इसी मौजूदा नंबर ऑफ एटमों में से हाफ नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इसका हाफ कितना हो जाएगा 25। इसी तरह स्टूडेंट थर्ड हाफ लाइफ, तो थर्ड हाफ लाइफ इसी का होगा, इसका नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट अब आपको हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब है स्टूडेंट डिपेंडेंस, कि हाफ लाइफ किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट हाफ लाइफ जस्ट एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, वो है नेचर ऑफ द आइसोटोप्स। अगर मैं स्टूडेंट नेचर ऑफ आइसोटोप्स को चेंज करता हूं तो हाफ लाइफ स्टूडेंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं नेचर ऑफ आइसोटोप्स को तब्दील नहीं करता तो हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये लिख देता हूं कि हाफ लाइफ का जो इन्हसार होता है या डिपेंडेंस होती है वो जस्ट नेचर ऑफ द आइसोटोप्स होती है। तो नेचर ऑफ आइसोटोप्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाफ लाइफ किन चीज पर या किस चीज पर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब हाफ लाइफ किस फैक्टर पर इंडिपेंडेंट होता है। तो वो है स्टूडेंट दो चीजें, एक होता है केमिकल रिएक्शन और दूसरा होता है स्टूडेंट फिजिकल कंडीशन। अगर मैं इन दोनों को चेंज करता हूं तो हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही मैं लिखता हूं, पहला पॉइंट मैंने ये कहा था कि केमिकल रिएक्शन को जब मैं चेंज करूंगा तो हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा मैंने कहा था फिजिकल कंडीशन जिसमें स्टूडेंट फिजिकल कंडीशन में आता है, अगर मैं बच्चों प्रेशर अप्लाई करूं तो हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर स्टूडेंट मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं तो हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। वो ये है स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे, क्या एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स 100% अपने एटमों को डिसइंटीग्रेट कर सकता है? एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, क्या एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स 100% अपने एटमों को डिके कर सकता है? तो स्टूडेंट इसका जवाब आपकी बुक ये लिखती है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंप्लीटली तौर पर एटम्स कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं आंसर को, कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने एटमों को कभी भी 100% डिके नहीं कर सकता है। अगर स्टूडेंट हम ये मान लेते हैं कि अगर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट 100% डिसइंटीग्रेट कर दे अपने एटमों को, तो फिर कितना टाइम लगेगा? तो आपकी बुक लिखती है कि अगर स्टूडेंट एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंप्लीटली तौर पर डिसइंटीग्रेट अपने एटमों को करे तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो नोट में आप यही लिखे आएंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट cannot be complete decay of atom, decay of atoms, कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंप्लीटली तौर पर जो उसके एटम्स होंगे वो डिके नहीं कर सकता। ठीक है, अगर स्टूडेंट डिके कर जाए तो फिर कितना टाइम लगेगा? तो स्टूडेंट बुक में ये लाइन लिखी हुई है, गौर से आप पढ़िएगा कि इनफाइनाइट टाइम
required for all decay of atoms of an element, decay of atoms of an radioactive element, radioactive एलिमेंट। मतलब ये है स्टूडेंट कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एटमों को कंप्लीटली तौर पर डिके करने के लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है। तो स्टूडेंट शॉर्टकट आप ये भी याद कर सकते हैं कि टी इनफाइनाइट। ठीक है, अब स्टूडेंट इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ की। तो हाफ लाइफ की 3 क्लासिफिकेशन होती है। पहली है शॉर्ट हाफ लाइफ, दूसरी होती है मॉडरेट हाफ लाइफ और तीसरी होती है एक्सट्रीमली लार्ज हाफ लाइफ। तो जस्ट हमने एग्जांपल को डिस्कस करना है, इसकी डेफिनेशन को हमने नहीं करना। तो शॉर्ट हाफ लाइफ का जो टाइम वो ऐसा यूनिट होगा तो वो होगा स्टूडेंट मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है या हॉर्स भी हो सकता है। तो एग्जांपल लेते हैं जस्ट हम कि फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 235। तो ये एमसीक्यूज बन सकता है। फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 235 तो वो होता है स्टूडेंट 23.5 मिनट। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये कहा है कि शॉर्ट हाफ लाइफ का जो यूनिट होगा वो मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, हॉर्स भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर जो एग्जांपल है वो ये है शॉर्ट हाफ लाइफ के अंदर कि फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 235 जो होगा वो होगा 23.5 मिनट लगेंगे फर्स्ट हाफ लाइफ में। अब स्टूडेंट मॉडरेट हाफ लाइफ, तो मॉडरेट हाफ लाइफ का स्टूडेंट डेज इसका जो होगा वो यूनिट बनेगा। तो फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन गैस, तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो है 3.8 डेज लगेंगे, 3.8 डेज। नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्सट्रीमली लार्ज हाफ लाइफ। तो एक्सट्रीमली लार्ज का जो यूनिट बनेगा वो होता है ईयर्स के अंदर। तो फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ रेडियम तो वो होता है 1620 ईयर्स। ठीक है बच्चों, अगर स्टूडेंट ये है फर्स्ट हाफ लाइफ, अगर सेकंड हाफ लाइफ आपने मालूम करनी हो तो 1620 को आप दुगना कर देंगे तो वो उसकी सेकंड हाफ लाइफ बचेगी। तो इसकी सेकंड हाफ लाइफ क्या बनेगी रेडियम की, वो बनेगी 16 और 1620 जमा 1620 ये बन जाएगा स्टूडेंट, इसको ऐड कर देंगे 1620 पे। सेकंड हाफ लाइफ ये 0 ये 4 और ये 6 और 6 क्या आ जाएगा 12 और ये 1, तो ये 3240 साल लगेंगे। ठीक है, इसकी सेकंड हाफ लाइफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो ये है कि अगर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने मौजूदा नंबर ऑफ एटमों में से हाफ नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट कर दे तो स्टूडेंट उसके पास रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो उसका कोई फार्मूला तो होगा। तो जी बिल्कुल स्टूडेंट इसका फार्मूला है तो नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग। तो नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग का जो फार्मूला होता है वो होता है एन नॉट डिवाइडेड बाय 2। एन नॉट का मतलब समझाता हूँ स्टूडेंट कि एन नॉट को स्टूडेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 बुक में ऐसे लिखा हुआ है 1/2 एन नॉट। अब एन नॉट जो होता है वो होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, या प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर स्टूडेंट मतलब उस एलिमेंट में नंबर्स ऑफ एटम्स डीके कर गए तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो नंबर्स ऑफ एटम्स डीके का स्टूडेंट फार्मूला होता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को हम माइनस कर देंगे एन नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर स्टूडेंट टी। एक बार फिर सुन लें
कि अगर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने एटमों को डिके करता है तो डिके स्टूडेंट करने के लिए जो उसका फार्मूला बनेगा नंबर्स ऑफ एटम्स डिके इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन नॉट डिवाइडेड बाई टी का पावर टी आएगा। अब स्टूडेंट वेयर एन नॉट मीन्स actual number of atom, actual numbers of atoms। अब स्टूडेंट इस टी का मतलब होता है, और इस टी का मतलब होता है स्टूडेंट हमने इस टी के अंदर ना जस्ट हाफ लाइफ की वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ वेयर T means the number of half life। ठीक है, पूरी चलो स्पेलिंग लिख देता हूँ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मतलब ये है, दोबारा सुन ले स्टूडेंट, एन नॉट मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, या हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स। और इस टी की जगह पे स्टूडेंट हमने हाफ लाइफ की वैल्यू को पुट करना है। लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास है फर्स्ट हाफ लाइफ, ठीक है, तो हमने इस टी की जगह 1 को पुट करना पड़ेगा। अगर है सेकंड हाफ लाइफ, जस्ट हमने 2 की वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा अगर, ठीक है, तो इस टी का मतलब है नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। आपने स्टूडेंट एक कॉलम बनाना है, तो कॉलम में फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ, दूसरे कॉलम के अंदर स्टूडेंट सैंपल के अंदर रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम लिखने हैं, और फिर इसके बाद आपने डिके लिखने हैं। अब उसी सैंपल का आपने फ्रैक्शन निकालनी है, और फ्रैक्शन में हम रिमेनिंग नंबर की फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर डिके नंबर की फ्रैक्शन निकालेंगे, और परसेंटेज का कॉलम बनाना है, उस परसेंटेज के कॉलम में रिमेनिंग नंबर्स ऑफ एटम्स की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, और डिके नंबर्स ऑफ एटम्स की परसेंटेज को हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम मान लेते हैं स्टूडेंट मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है, वो ये है। अब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के पास 100 नंबर्स ऑफ एटम मौजूद है, हम मान लो स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम 100 है, तो उस वक्त हाफ लाइफ नहीं गुजरेगी, तो हम ये कह सकते हैं 0 हाफ लाइफ। तो वही केस है, पहले 0 हाफ लाइफ, तो 0 हाफ लाइफ के अंदर क्या एटम्स डिके हुए? नहीं हुए, तो उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, मतलब रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, ठीक है, अभी एक भी एटम्स को डिके नहीं हुआ, तो उसके जो रिमेनिंग एटम्स बनेंगे वो एन नॉट बनेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद है। अब उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ने अपना एक भी एटम्स को डिसइंटीग्रेट नहीं किया, तो स्टूडेंट जो रिमेनिंग नंबर होंगे, क्योंकि एक किया भी नहीं है उसने, तो रिमेनिंग क्या होंगे स्टूडेंट, जो उसके एक्चुअल होंगे वही होंगे ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एन नॉट। अब डिके उसने एक भी नहीं किया, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। ठीक हो गया सर। अब स्टूडेंट क्या करना है, फ्रैक्शन के अंदर रिमेनिंग को कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ करना यूँ है कि इसके साथ जो कांस्टेंट होगा, तो इसके साथ कांस्टेंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे बच्चों रिमेनिंग के अंदर क्या लिख देंगे, 1। अब डिके के अंदर हमने 0 वैसे का वैसा लिख दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में हम परसेंटेज में क्या कैलकुलेट करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे। अब इस 1 को ना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब स्टूडेंट मैं इस 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो परसेंटेज में रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स कितने बनेंगे, 100%, मतलब उसके पास 100% एटम मौजूद होंगे। और डिके कितने होंगे, 0 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0% बनेगा। नेक्स्ट, फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद, चलो मैं इधर समझा देता हूँ। ये है स्टूडेंट हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है, तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट 0 हाफ लाइफ होगी, तो उसके पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम मौजूद होंगे। अब स्टूडेंट फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरेगी, तो फर्स्ट हाफ लाइफ जैसे बच्चों गुजरती है, तो फिर क्या होता है, अब इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ कितना बनेगा स्टूडेंट, ये बनेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम क्या बनेगा स्टूडेंट, हाफ बनेंगे। ठीक है, तो मैंने ये लिखा, इसका हाफ क्या बनेगा,
रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम। और स्टूडेंट डिसइंटीग्रेट कितने हुए होंगे? तो डिसइंटीग्रेट तो हाफ हुए होंगे ना। तो यहाँ पे बच्चों इसके जो आधे एटम है, ये वाला जो पोर्शन है, तो ये हाफ बनेगा। तो हाफ नंबर ऑफ एटम क्या होंगे? डिसइंटीग्रेट होंगे या डिके हो गए होंगे। तो यहाँ पे बच्चों हाफ बन जाएगा। तो n नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो मैंने यही लिख रखा है रिमेनिंग n नॉट डिवाइडेड बाई 2 या n नॉट डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम के अंदर इसके साथ जो कांस्टेंट होगा ये होगा 1, तो 1/2 लिख देंगे रिमेनिंग के अंदर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 रिमेनिंग के अंदर। ठीक है, अब इस 1/2 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज के अंदर 50% बचेगा, और डीके का स्टूडेंट परसेंटेज क्या बनेगा? इस 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 50% बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड हाफ लाइफ। तो सेकंड हाफ लाइफ, अब सेकंड हाफ लाइफ क्या होगा? ये था स्टूडेंट फर्स्ट हाफ लाइफ। फर्स्ट हाफ लाइफ मैं लिख देता हूँ। तो सेकंड हाफ लाइफ गुजरेगी। अब स्टूडेंट इसी का क्या होगा? मौजूदा नंबर ऑफ एटमों में से हाफ नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे? डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। तो कितना बनेगा स्टूडेंट? यस, इतना बचेगा ना पोर्शन। तो इतना पोर्शन का जो रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स जो बनेंगे वो बनेंगे n नॉट। इसका क्या हो जाएगा? दुगुना, तो n नॉट डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा। तो n नॉट डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा स्टूडेंट। अब हम कैलकुलेट करते हैं डीके एटम्स कितने होंगे। स्टूडेंट अब हम कैलकुलेट करेंगे कि उसके पास डीके कितने एटम होंगे। अब गौर से देखना, अब इस 2 की वैल्यू में हम यहाँ t की जगह पुट कर देंगे। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो इसलिए मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको। डीके एटम्स को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट सेकंड हाफ लाइफ है, तो टाइम की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 2। ठीक है, सेकंड हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम 2 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो n नॉट माइनस n नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर t होता है। अब इस t की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। अब क्या करते हैं, n नॉट माइनस n नॉट माइनस 2 की पावर कितना हो जाएगा? शाबाश शाबाश, कितना हो जाएगा? n नॉट डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम क्या बनेगा? 4 आ जाएगा। तो 4n नॉट माइनस बच्चों बन जाएगा n नॉट। तो 4n नॉट में से मैं एक n नॉट निकाल दूंगा तो पीछे कितना बचेगा? 3n नॉट डिवाइडेड बाय 4। तो यही आ गया बच्चों 3n नॉट डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, अगर मैं फ्रैक्शन में कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा 1। 1/4 आ गया यहाँ पे बच्चों फ्रैक्शन के अंदर। अब डीके में क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा, तो 3/4 आ गया। अब 1/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% बचेगा बनेगा रिमेनिंग में, और 3/4 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 75%। तो स्टूडेंट लास्ट वाला जो कॉलम है ना, इसका बच्चों थर्ड, तो इसका थर्ड क्या बनेगा? रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम n नॉट डिवाइडेड बाय 4 का दुगुना हो जाएगा, 4 चौके 16, तो n नॉट डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। अब हम यहाँ लिख देंगे n नॉट डिवाइडेड बाय 16। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, थर्ड हाफ लाइफ है, तो थर्ड हाफ लाइफ की जगह हम t की वैल्यू क्या लेंगे? 3 लेंगे। अब इस 3 की वैल्यू को हम यहाँ पे बच्चों पुट करेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 2 जार 4 2 जार 8, तो n नॉट डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। फिर आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ लिखोगे, फिर इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। तो ये है बच्चों आपकी असाइनमेंट, तो ये आपने बॉक्स खुद करना है। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ की तरफ। तो ये जो बच्चों ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है हाफ लाइफ का। तो हाफ लाइफ का जो ग्राफ होता है टाइम और नंबर्स ऑफ एटम्स के बिटवीन में होता है। अब मान लो स्टूडेंट मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के पास 16 एटम मौजूद हैं। तो स्टूडेंट इसके पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? 16 है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पास जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो n नॉट होंगे। अभी तक उसने एक एटम्स भी अपना डीके नहीं किया। ठीक है, तो उस वक्त जो टाइम पीरियड होगा वो 0 टाइम पीरियड होगा।
नेक्स्ट स्टूडेंट क्या होता है, इस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम में से हाफ नंबर ऑफ एटम्स डिके कर जाएंगे। अब यहाँ पे बचे 16 एटम, अब 16 का कितना बचेगा, हाफ। तो स्टूडेंट क्या होता है, हाफ फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद, फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद, फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद तो रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम जो बचेंगे वो बच जाएंगे स्टूडेंट एन नॉट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है। अब इस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को बच्चों डिके होगी, ठीक है, सेकेंड हाफ लाइफ बनेगी जो हमारी। तो सेकेंड हाफ लाइफ, मौजूदा नंबर ऑफ एटम 8 है, तो इसका हाफ बन जाएगा बच्चों 4। तो स्टूडेंट इसका क्या हाफ बनेगा, तो इसका स्टूडेंट हाफ क्या बनेगा, एन नॉट डिवाइडेड बाय ये 2 था, अब ये बन जाएगा 4, इसका हाफ हो जाएगा ना, तो एन नॉट डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट अब प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम ये है, तो थर्ड हाफ लाइफ बच्चों गुजरेगी, जीरो हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, अब थर्ड हाफ लाइफ। गौर से सुनना, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। अब ये है मौजूदा नंबर ऑफ एटम्स, मौजूदा नंबर ऑफ एटम्स है स्टूडेंट 4। अब इस थर्ड हाफ लाइफ गुजरने के बाद तो इसके पास हाफ एटम बच जाएंगे, तो वो बचेंगे 2। तो स्टूडेंट इसका हाफ कितना बचेगा, तो इसका हाफ बनेगा एन नॉट डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा, 4 चौके 16, और ये हमारी बन जाएगी स्टूडेंट, गौर से देखना, ये हमारी बन जाएगी थर्ड हाफ लाइफ टी 1/2, तो 1/2। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ आ गई होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल कर्व आ रही है, क्या आ रही है, एक्सपोनेंशियल कर्व। तो इस ग्राफ के अंदर स्टूडेंट हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल कर्व आ रही है। अगर आपसे पूछे तो हाफ लाइफ का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, तो एमसीक्यूज बन सकता है, तो वो होता है एक्सपोनेंशियल कर्व आती है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कर्व आती है। फिर इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज ये बन सकता है कि ये जो कर्व्स है इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट आप गौर से देखें, ये जो कर्व्स है, ये जो कर्व्स है ये डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिक्रीज, या आप ये भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। चलो मैं लिख देता हूं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। ठीक है, अब स्टूडेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि एमसीक्यूज बन सकता है, तो यही जगह इस्तेमाल करेंगे हम। तो मैं लिख देता हूं एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू स्टूडेंट वो ये बन सकता है कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा। तो स्टूडेंट स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं, तो स्लोप का जो फार्मूला होता है, स्लोप इज इक्वल टू, फार्मूला होता है डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब डेल वाई, तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, तो वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास नंबर्स ऑफ एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास टाइम टेकन है। तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या चीज चेंज हो रही है, नंबर्स ऑफ एटम चेंज हो रहे हैं, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या चीज चेंज हो रही है, सर जी टाइम चेंज हो रहा है। तो जस्ट हमने वैल्यूज को पुट करना है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो स्टूडेंट इसको कहते हैं रेट ऑफ डीके, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डीके। अब स्टूडेंट इसी रेट ऑफ डीके को हम नाम देंगे एक्टिविटी का। तो रेट ऑफ डीके इज नाउन एज एक्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। रेट ऑफ डीके इज नाउन एज एक्टिविटी। तो स्टूडेंट रेट ऑफ डीके इज नाउन एज एक्टिविटी, एक्टिविटी।
अगर आपसे पूछे कि एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो डेट्स लोग गौर से देखें, यहाँ पे गौर से देखें स्टूडेंट, ये जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, तो एक्टिविटी यहाँ पे बच्चों डिक्रीज होगी। तो यहाँ हम नेगेटिव का साइन हमने नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ डिके यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो एक्टिविटी भी यहाँ पे बच्चों डिक्रीज होगी। तो नेगेटिव का सैंपल हमने डिक्रीज होने के लिए लगाया है। सही हो गया बच्ची? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी मजीद आसानी के लिए कि स्टूडेंट रेट ऑफ डीके जो होता है वो होता है स्टूडेंट एक्टिविटी के। अगर स्टूडेंट ये जो माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसके ये फार्मूला बन गया। तो रेट ऑफ डीके जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक्टिविटी के। यहाँ पे बच्चों माइनस था तो मैं माइनस को दूसरी तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है ये डिक्रीज हो रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है कि एक्टिविटी डिक्रीज, एक्टिविटी डिक्रीज। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और एमसीक्यूज बन सकता है कि ये जो एक्टिविटी है ये कांस्टेंट नहीं है, तो एक्टिविटी इज नॉट कांस्टेंट, एक्टिविटी इज नॉट कांस्टेंट। कि एक्टिविटी इस केस के अंदर कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये जो कर्व है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, तो एक्टिविटी यहाँ पे नेगेटिव होगी। तो स्टूडेंट ये थे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैं थोड़ा सा रेस कर लेता हूँ, वो देखते हैं फिर। अब हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी के यूनिट्स को स्टूडेंट। तो यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। तो स्टूडेंट पहला जो यूनिट होता है वो होता है बैकरल, बैकरल। दूसरा यूनिट स्टूडेंट इसका हो सकता है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। और स्टूडेंट तीसरा यूनिट जो इसका हो सकता है वो होता है क्यूरी। तो क्यूरी, ये बच्चों इसके तीन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं जो इसके यूनिट्स हैं। एक्टिविटी का यूनिट पहला है बैकरल, दूसरा यूनिट हो सकता है स्टूडेंट रदरफोर्ड, और तीसरा यूनिट जो होता है वो होता है एक्टिविटी। अब आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि वन बैकरल किसके बराबर होता है? कि वन बैकरल, वन बैकरल, बी क्यू मीन बैकरल, वो हो सकता है 1 एटम्स पर 1 एटम पर डीपीएस के। अब इस डीपीएस का मतलब होता है डिके पर सेकेंड, कि 1 एटम डिके पर सेकेंड इक्वल होगा 1 बैकरल के। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और ये भी एमसीक्यू स्टूडेंट बन सकता है कि 1 क्यूरी किसके बराबर हो सकती है? 1 क्यूरी बराबर होगा स्टूडेंट, वो होगा 3.7 10 रेज पावर 10 बैकरल के। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि बोर्ड में आ चुका है। फिर इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज ये भी बन सकता है कि 1 रदरफोर्ड वो बराबर होगा 10 रेज पावर 6 बैकरल के। ठीक है। अब आपने एक और बात वो ये याद रखनी है कि क्या ये जो एक्सपोनेंशियली कर्व्स है ये एक्स एक्सिस को टच कर जाएगी? तो इसका आंसर है स्टूडेंट नहीं करेगी। या आप ये कह सकते हैं अगर ये एक्सपोनेंशियल कर्व एक्स एक्सिस को टच कर गई तो इसका मतलब ये है कि वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो 100% डिके कर गया। तो मैंने यहाँ आपको बताया था कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो 100% अपनी एटमों को डिके नहीं कर सकता। तो ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो एम नॉट की जो वैल्यू होगी इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी के लॉ की तरफ।
फिर इसके बाद टॉपिक को हम एंड करेंगे। तो एक्टिविटी का स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी के एक लॉ को। तो एक्टिविटी का लॉ की स्टेटमेंट ये है कि रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ एटम्स। तो मैं यही लिखता हूँ आपके बुक के अकॉर्डिंग कि रेट ऑफ डीके is directly proportional to the numbers of atoms। अब हम इसको मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं कि रेट ऑफ डीके हम जानते हैं वो होता है माइनस डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। नंबर्स ऑफ एटम्स स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। नेक्स्ट स्टेप में हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो आ जाएगा डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी माइनस वैसे का वैसा। ठीक है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को खत्म करो इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा और एन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमने लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा जो होगा वो होगा स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो डेल्टा एन डिवाइडेड बाय बच्चों डेल्टा टी, साथ में माइनस का साइन आ गया, फिर डिवाइडेड बाय ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा के साथ, तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा। फिर इसके बाद ये जो लैम्डा होता है स्टूडेंट ये एक्चुअली डीके कांस्टेंट होता है, इसको हम लास्ट में डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो एन है ये इस डेल्टा टी की जगह चला जाएगा और ये जो डेल्टा टी है इस एन की जगह आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, तो मैंने ये कहा है डेल्टा एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, ठीक है, माइनस का सिंबल और ये डेल्टा टी इसकी जगह पर आ गया है। तो यहाँ पे हम अब डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि रेट ऑफ डीके पर यूनिट नंबर ऑफ टाइम इज नाउन एज डीके कांस्टेंट। तो आप सुन कॉपी पे लिख लें, जगह नहीं है, कि रेट ऑफ डीके पर यूनिट नंबर्स ऑफ एटम्स इज नाउन एज डीके कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये होगी इसकी पहली डेफिनेशन डीके कांस्टेंट की। डीके कांस्टेंट की दूसरी डेफिनेशन वो ये भी बन सकती है कि द फ्रैक्शनल चेंज इन नंबर्स ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम इज नाउन एज डीके कांस्टेंट। कॉपी पे लिख लें, द फ्रैक्शनल चेंज इन नंबर्स ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम इज नाउन एज डीके कांस्टेंट। ये दूसरा बच्चों इसकी डेफिनेशन बन गई। अब तीसरी डेफिनेशन एक और वो ये लिख ले, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डीके किसके बराबर होता है। तो स्टूडेंट रेट ऑफ डीके होता है माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। तो ये भी तो बन सकता है ना एक्टिविटी। तो एक्टिविटी पर यूनिट नंबर्स ऑफ एटम्स इज नाउन एज डीके कांस्टेंट। लिख ले कि एक्टिविटी पर यूनिट नंबर्स ऑफ एटम्स इज नाउन एज डीके कांस्टेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये जो तीनों डेफिनेशन है ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होंगी, समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, अगर हम किसी भी इंस्टेंट पर नंबर्स ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला ये बनेगा, नंबर्स ऑफ एटम्स एट एनी इंस्टेंट, नंबर्स ऑफ एटम्स एट एनी इंस्टेंट। तो वो होता है स्टूडेंट इज इक्वल टू एन टी विच इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी और एन नॉट। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम फर्स्ट हाफ लाइफ, फॉर फर्स्ट हाफ लाइफ, तो रिलेशन निकालना है लास्ट वाला। तो गौर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, फॉर फर्स्ट हाफ लाइफ, फर्स्ट
हाफ लाइफ। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के अंदर हम क्या करते हैं, तो ये जो एन टी है ये बच जाएगा स्टूडेंट एन नॉट, उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बच जाएंगे ना। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम फर्स्ट हाफ गुजरने के बाद कितने बनेंगे, एन नॉट डिवाइडेड बाय 2 बनेंगे। अब इस t की जगह हमने क्या पुट करना है, तो t इज इक्वल टू वो बनेगा t इज इक्वल टू 1 एंड t फर्स्ट हाफ लाइफ है तो 1/2 जस्ट वैल्यूज को पुट करते हैं फिर यहाँ पे। तो एन टी की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एन नॉट डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बचो लैम्डा आ जाएगा और इस टी की जगह आ जाएगा टी 1/2 और साथ एन नॉट नहीं भूलना। अब नेक्स्ट में एन नॉट से एन नॉट कैंसल, यहाँ पे बचेगा 1/2 ई की पावर माइनस लैम्डा टी 1/2। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लॉग नेचुरल। लॉग नेचुरल का यूज़ करेंगे, ये जो नेगेटिव में पावर है स्टूडेंट ये नीचे डिवाइड आ जाएगी और एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो जाएगा। तो t 1/2 की हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, तो 1/2 ठीक है बेटा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग नेचुरल डिवाइडेड बाय, मैंने क्या कहा है कि एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा, ये जो पावर है नीचे आ जाएगी और नेगेटिव खत्म हो जाएगा जब हम लॉग नेचुरल का यूज़ करेंगे। अभी मैं लिख देता हूँ लैम्डा 1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो लैम्डा t 1/2 है इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और इसको मैं दूसरी तरफ लेके चला जाऊँगा। गौर से देखिएगा, एक एक स्टेप करवा रहा हूँ। तो लैम्डा t 1/2 विच इज इक्वल टू लॉग नेचुरल डिवाइडेड बाय 1/2। ये जो बच्चों 1/2 है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग नेचुरल 2 बन जाएगा। अब क्या करते हैं, हमने तो निकालनी है वैल्यू t 1/2 सब्सक्रिप्ट में लिखना है log नेचुरल 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब log नेचुरल की वैल्यू क्या होती है ये आपने याद करनी है। तो t 1/2 वैसे का वैसा, t 1/2 वैसे का वैसा। अब log नेचुरल 2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो वो बनेगा 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये आपकी बुक ने रिलेशन निकाल रखा है। तो स्टूडेंट दोबारा सुने, t 1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लास्ट में स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वो ये बन सकता है, मीन लाइफ क्या होती है। मीन लाइफ स्टूडेंट होती ये है कि रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट इज नाउन एज मीन लाइफ। तो मीन लाइफ होती है बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट और इसको रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से। तो टॉ इज इक्वल टू 1/λ। तो ये होता है बच्चों मीन लाइफ। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लिंक को लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।